Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. रात बीत चुकी थी और नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी. आज विंग के साथ वेडिंग प्रिपरेशन करने में नी हुसैन, नी मिंजू, मेंग्याओ और वेन्निंग भी हेल्प कर रहे थे. एक्चुअली कल रात को ही वी चांसे और कांसे सरद ने नी फैमिली को यही रोक लिया था क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग के इनलॉज थे तो वो वीज के रिलेटिव आते थे और उस हिसाब से वीज की छोटी बेटी की शादी है तो विंग के इनलॉज भी इसमें इनवाइटेड थे. नी मिंजू ऐसा कोई रुकने का प्लान करके तो नहीं आए थे पर वो जानते थे कि विंग कितना ज़्यादा जिद्दी है. अगर मिंजू यहाँ से जाने की बात करेंगे तो विंग भी यहाँ नहीं रुकेगा, इसीलिए नी मिंजू ना चाहते हुए भी यहाँ रुक चुके थे. नी मिंजू और मेंग्याओ को विंग ने अलग रूम दे दिया था, वेन्निंग को अलग रूम मिला था, साथ ही नी हुसैन विंग के साथ रहने वाला था. ऑब्वियसली वो विंग का अल्फा था तो विंग के ही रूम में वो रहने वाला था. विंग नी फैमिली के साथ कितना ज़्यादा हैप्पी है ये बात सब लोग देख सकते थे क्योंकि जब से नी फैमिली यहाँ आई थी तब से विंग के फेस पर जो स्माइल थी वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो चुकी थी और उसकी नी मिंजू, मेंग्याओ और नी हुसैन के साथ जो नज़दीकियाँ थी उसे भी हर कोई नोटिस कर रहा था. विंग का वो चाइल्डिश बिहेव जो वो नी मिंजू के सामने करता है, नी मिंजू को हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना, और मिंजू ने तो बहुत बार सबके सामने विंग के लिए नी हुसैन को ही डांट दिया था. छोटी छोटी गलतियां विंग कर रहा था और ब्लेम नी हुसैन पर डाल रहा था. वही मिंजू नी हुसैन को ही डांट रहे थे. सब देख रहे थे कि विंग नी मिंजू से कितना ज़्यादा अटैच है कि वो छोटी भी कुछ हो जाता है तो सीधा नी मिंजू के पास ही जाकर उन्हें कंप्लेंट कर रहा था किसी छोटे बच्चे की तरह. वही नी मिंजू विंग के इन सब चीज़ों को जस्ट टॉलरेट कर रहे थे. वो किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मान रहे थे, ना ही वो विंग की हरकतों से इरिटेट हो रहे थे. इनफैक्ट वो विंग को और भी ज़्यादा प्यार कर रहे थे. देखा जाए तो ये सब नी मिंजू किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे, उनका यही तरीका था विंग को हैंडल करने का. एक्चुअली नी मिंजू विंग से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके थे, इसीलिए वो हमेशा विंग की ही साइड लेते थे और वो अपना प्यार दिखावा नहीं करते थे बल्कि यही उनका ट्रू नेचर था. वो ऐसे ही थे और विंग भी ये सब चीज़ें किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा था. जब नी मिंजू उसके सामने होते थे तब वो अपने आप ही ऐसा बिहेव करता था, बिल्कुल चाइल्डिश. वो हमेशा हुसैन पर चिल्लाता रहता था और अगर हुसैन उसे बैक से कुछ कह दे तो वो नी मिंजू के पास जाकर उसकी कंप्लेंट लगाता था. ये उसकी हैबिट हो चुकी थी, इसीलिए वो ये सब कर रहा था. खैर, सारे लोग वेडिंग प्रिपरेशन में लग चुके थे. लैंस, जिन्स, जियांग्स, वेज, वेंस, हर कोई अपनी अपनी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा था. सारे गेस्ट को इनवाइट कर दिया गया था. वही डेकोरेशन सब विंग और हुसैन करवा रहे थे. फूड की जिम्मेदारी मेंग्याओ ने और नी मिंजू ने उठा ली थी और वेन्निंग हुसैन और विंग की हेल्प कर रहे थे. मिनी अपनी प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि ऑब्वियसली कल की ब्राइड तो वही थी, तो उसने भी अपना वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर लिया था, साथ ही रिंग भी. पर ग्रूम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इस वेडिंग का, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था. इनफैक्ट विंग को वांगजी कल रात से ही दिखा नहीं था. वही वांगजी वो रात में मेंशन में आया था विंग और पूरी फैमिली के साथ विंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने, पर जब उसने विंग और हुसैन को साथ में मस्ती करते हुए और फ्रीली बातें करते हुए देखा तो उसका दिल टूट गया और वो रात को ही मेंशन से फिर से निकल चुका था. दूसरे दिन भी वांगजी पूरी दिन गायब था. किसी को पता नहीं था कि वांगजी कहाँ है. वांगजी किसी के भी कॉल भी पिक नहीं कर रहा था, वो बस विंग के ही कॉल पिक कर रहा था और उसे बता रहा था कि वो टाइम पर आ जाएगा, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए वो फंस चुका है. विंग इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता. इनफैक्ट जब वो वांगजी से ड्रेस सिलेक्शन और बाकी चीज़ों के बारे में पूछता है तो वांगजी उसे कोल्डली रिप्लाई देता है कि विंग से ज़्यादा अच्छी तरीके से और वांगजी को कौन जान सकता है, तो विंग ही सारी प्रिपरेशन कर ले. वांगजी जो विंग सिलेक्ट करेगा उसे पहन देगा. अब ये सुनकर विंग भी चुप हो चुका था और वो वांगजी के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर चुका था और साथ ही रिंग भी. बाकी सारी प्रिपरेशन भी विंग, हुसैन, मिंजू और मेंग्याओ, वेन्निंग ये सब कर रहे थे. ऐसे ही वेडिंग प्रिपरेशन में वो दिन भी बीत जाता है. फाइनली थर्ड डे आ चुका था और आज
शाम को वांगजी और मिन ई की वेडिंग थी। सुबह से ही विंग वांगजी को कॉल ट्राई कर रहा था पर उसका फोन लग ही नहीं रहा था। विंग बहुत ज्यादा परेशान था। उसे लग रहा था कि वांगजी फिर से कोई नाटक करेगा और इस शादी को कैंसिल कर देगा, क्योंकि विंग जानता था कि वांगजी ये शादी करना नहीं चाहता। बस उसने विंग को दर्द देने के लिए इस शादी के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और विंग ये शादी किसी भी हालत में करवाना चाहता है। इसीलिए वो वांगजी को लगातार ट्राई कर रहा था कॉल्स पर, वांगजी कॉल पिक नहीं कर रहा था। फाइनली शादी में बस 4 घंटे बचे हुए थे। विंग हद से ज्यादा टेंशन में था और साथ ही बाकी लोग भी, क्योंकि वांगजी विंग का ही नहीं बाकी किसी का भी कॉल पिक ही नहीं कर रहा था, जिससे हर कोई बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। इनफैक्ट अब सिचान का भी कॉल वो पिक नहीं कर रहा था। शादी को अब बस 2 घंटे बचे हुए थे। विंग वांगजी को लगातार कॉल कर रहा था। तब जाकर कहीं वांगजी एक लास्ट कॉल विंग का पिक कर लेता है और वो विंग को इन्फॉर्म करता है कि वो एक काम में फंस चुका है पर आधे घंटे में वो घर आ रहा है। विंग सारी प्रिपरेशन उसके रूम में कर दे, वो आते ही चेंज कर लेगा। विंग ये सुनकर एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है और वांगजी के रूम में सारी प्रिपरेशन करके रख देता है। हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप, क्लोथ्स, ज्वेलरी, सारी चीजें विंग ने अच्छी तरीके से अरेंज कर ली थी और वो सारी वांगजी के रूम में रखवा भी दी थी। करीबन आधे घंटे बाद जैसे वांगजी ने कहा था, फाइनली वो मेंशन में एंटर कर चुका था। जैसे ही वांगजी को हर कोई देखता है, हर किसी ने रिलीफ की ब्रीथ ली थी, क्योंकि सबको लगा था कि वांगजी शादी में आएगा ही नहीं, पर फाइनली वांगजी यहाँ आ चुका था। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है, वो भागते हुए वांगजी के पास जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है और उसे उसके ही रूम में खींचते हुए लेके जाने लगता है। उसके पीछे हुसैन भी जा रहा था। विंग वांगजी को उसके रूम में लेके जाता है, मतलब वांगजी के पर्सनल रूम में, और उसे अंदर की तरफ धकेलते हुए कहता है, जल्दी रेडी हो जाओ, सारी प्रिपरेशन मैंने कर दी है, मैं अभी तुम्हारे हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप को भेजता हूँ। इतना बोलकर विंग वहां से जाने ही वाला था, तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे भी रूम के अंदर खींच लेता है। हुसैन भी बाहर ही खड़ा था, क्योंकि वो भी इन दोनों के पीछे पीछे ही आया था। वांगजी हुसैन की तरफ देखता है और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, कुछ देर के लिए मुझे अपना ओमेगा उधार दे दो, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल मेरी शादी है तो मुझे यही प्रिपेयर करेगा। वैसे भी विंग मेरी पसंद बहुत अच्छी तरीके से जानता है, तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी और की ज़रूरत पड़ेगी, बस विंग ही मेरी हेल्प कर देगा। करोगे ना विंग? विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और हुसैन की तरफ देखता है। हुसैन नोट करता है और विंग फाइनली वांगजी की तरफ देखते हुए अपने हेड को नोट कर देता है। ये देखकर वांगजी के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वांगजी तुरंत विंग को रूम के पूरी तरीके से अंदर खींच लेता है और रूम के डोर को लॉक कर लेता है और वो विंग के सामने ही अपने क्लोथ्स को निकालने लगता है। ये देखते ही विंग टर्न हो जाता है और वांगजी को हेजिटेटली कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांगजी एक डीप ब्रेथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे चेंज करना है ना, तो इन्हीं कपड़ों पर तो बाकी कपड़े नहीं पहन सकता, तो निकाल रहा हूँ। विंग वांगजी की तरफ देखता है और मुड़ते हुए कहता है, जाओ जाके बाथरूम में भी चेंज कर सकते हो, मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी हम दोनों का रिश्ता भूलो मत। वांगजी एक स्माइल के साथ कहता है, वही तो, हमारा रिश्ता ही तो नहीं भूला हूँ, इसीलिए यही चेंज कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो विंग के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देता है, पर उसने अभी भी बॉक्सर और सैंडो पहन के रखी थी। इतना शेमलेस नहीं था वांगजी, तो वो विंग के सामने बस थोड़ा बहुत नेकेड था। फिर भी विंग ने अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया था। विंग को फिलहाल बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। उसे ब्लश फील नहीं हो रहा था, बल्कि उसे ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि वांगजी को आज तक विंग ने ऐसी हालत में बहुत कम बार देखा था। तभी जब सिंपली वांगजी और विंग स्विमिंग वगैरह करने जाते थे, तभी वांगजी विंग के सामने ऐसे आता था, वरना इतने सालों के रिलेशनशिप में भी उन दोनों के बीच में कुछ भी हुआ नहीं था, सिवाय किसके? हक के और नॉर्मल टचेस के। सो वांगजी विंग के सामने सिर्फ अपने सैंडो और बॉक्सर में था। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अब लाओ मेरे कपड़े, पहनाओ मुझे। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और गुस्से से वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसे मुझे पैंट और शर्ट पहनानी पड़ेगी। वो कपड़े रखे हैं, पहन लो, बाद में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ रेडी होने में, जल्दी पहनो। ऑलरेडी तुम लेट हो और कोई नाटक नहीं वांगजी।
वांगजी नोट करता है और जाकर ओबीडियंट चाइल्ड की तरह पैंट और शर्ट पहन लेता है, पर बाकी सारे काम वो विंग से करवा रहा था। इनफैक्ट वांगजी ने वेस्ट बेल्ट पहनने के लिए भी विंग को बोला था कि विंग उसे पहना दे। वांगजी विंग से कोट, टाई, यहाँ तक कि शूज और सॉक्स भी पहनवा रहा था, पर विंग कुछ नहीं कर सकता था। वो सब वांगजी के वर्क कर रहा था। बाद में वांगजी को पूरी तरीके से वेल ड्रेस्ड अप करने के बाद विंग वांगजी को मिरर के सामने बैठा देता है। वो खुद अपने हाथ से वांगजी को प्रिपेयर करता है, उसे ब्रोच लगाता है और बाकी सारी एक्सेसरीज उसे पहना देता है। वो वांगजी पर हल्का सा मेकअप अप्लाई करता है और बाद में वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक लग रहे हो। जैसे ही वांगजी ये सुनता है, वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, ठीक लग रहा हूँ? तुम्हें सच में मुझे ठीक दिखना है? नहीं, आज मेरी शादी है, मुझे हैंडसम देखना है, मुझे नॉर्मल डेज की तरह रेडी नहीं होना। चलो ठीक से मुझे प्रिपेयर करो। इतना बोलकर वांगजी फिर से विंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वांगजी के मेकअप को थोड़ा डार्क बनाता है और फिर से उसके हेयर्स को थोड़ा और अच्छी तरीके से सेट करके मिरर थ्रू ही वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, अब परफेक्ट लग रहे हो, बिल्कुल ग्रूम। वांगजी एक ब्राइड स्माइल करते हुए उठता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू वेरी मच माय डियर बेस्ट फ्रेंड। तो चलो, नीचे हमारा सब इंतजार कर रहे होंगे। विंग नोट करता है। वांगजी विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है। विंग वांगजी की तरफ कंफ्यूजिंगली देखने लगता है। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेते हुए विंग से कहता है, अब तुम ही मुझे वेडिंग हॉल तक लेके जाने वाले हो, वरना मैं नहीं आ रहा। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वांगजी के हाथों में अपने हाथ को डाल देता है और वो वांगजी के रूम से वांगजी को बाहर लेके आता है। साथ ही वांगजी और विंग फाइनली वेडिंग हॉल में भी आ चुके थे। जैसे ही सबकी नज़र विंग और वांगजी पर जाती है, हर कोई मेस्मराइज हो चुका था, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट वही कपल लग रहा था जिसके बारे में हर किसी ने इमेजिनेशन की थी। वांगजी के लिए विंग ने एक प्योर वाइट सूट सिलेक्ट किया था। साथ ही विंग ने खुद ने भी वाइट सूट ही पहन के रखा था, जिसमें वो बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। पर विंग ने हुसैन के साथ अपने क्लोथिंग को मैच किया था, जिससे वो दोनों अल्फा और ओमेगा लगे। पर विंग जब वांगजी का वेडिंग कोट डिसाइड कर रहा था, तब तो उसकी इमेजिनेशन में वही इमेज थी वांगजी की जो उसने सोच के रखी थी, और अनकॉन्शियसली ही विंग ने वांगजी के लिए, खुद के लिए और हुसैन के लिए लगभग सरीके ही कपड़े चॉइस किए थे, जिसका शायद विंग को अभी तक अंदाजा भी नहीं था। पर अब जब विंग खुद को और वांगजी को नोटिस करता है, तब जाकर कहीं उसने इस बात को नोटिस किया था। पर विंग ज़्यादा इस बात को माइंड नहीं करता। वो खुद वांगजी के हाथ को पकड़कर उसे पोडियम पे छोड़ के नीचे आता है। अब बारी थी ब्राइड के आने की। प्रीस्ट भी आ चुके थे, तो प्रीस्ट ब्राइड को बुलाने के लिए कहते हैं। वांगजी चाहता था कि मिन ई को विंग खुद उसी की तरह वेडिंग हॉल में एंटर करके लाए, इसीलिए विंग भी इस बात पर मान चुका था और मिनी को भी इस बात पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग की लिटिल सिस्टर थी, तो विंग को भी इस बात से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो वो जाकर मिनी को उसके रूम से लेके आता है। विंग और मिनी साथ में एंटर कर रहे थे। मिनी ने भी प्योर वाइट वेडिंग गाउन पहन के रखा था। उसके पूरे आउटफिट पर भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन की गई थी, जिससे मिनी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। विंग मिनी के हाथ को पकड़कर वांगजी की तरफ ला रहा था, पर वांगजी की नज़र मिनी पे नहीं बल्कि विंग पे थी। विंग जानता था कि वांगजी उसे की तरफ देख रहा है, पर विंग भी कुछ कर नहीं सकता था। पूरे वेडिंग हॉल में शांति थी और हर कोई एंट्री करती ब्राइड की तरफ और पोडियम पे खड़े वांगजी की तरफ ही देख रहा था। सब देख सकते थे कि वांगजी की नज़र मिनी पे नहीं बल्कि विंग पर है। विंग अनकंफर्टेबल तो फील कर रहा था, पर इतने लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। साथ ही वांगजी के रिक्वेस्ट पर विंग ने वेन्यू पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया था, जिसमें वांगजी, विंग और
उन दोनों की और बाकी फैमिलीज की हैप्पी मोमेंट्स की कुछ पिक्स भी दिखाई जा रही थी। ऐसे ही वांग जी विंग को देख रहा था। वही विंग जैसे तैसे करके मिनी को जल्द से जल्द फोडियन तक पहुंचाता है और बाद में मिनी के हाथ को आगे बढ़ा देता है। वांग जी जिसे मिन ई को रिसीव करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाना था, पर विंग देखता है कि वांग जी अपने हाथ को आगे बढ़ा नहीं रहा। इनफैक्ट उसकी नज़र लगातार विंग की तरफ है। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और इससे पहले कि वो वांग जी को कुछ कह पाता, पूरे हॉल की लाइट अचानक ऑफ हो जाती है। पूरे वेन्यू पर डार्कनेस फैल चुकी थी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही विंग टोटली कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि अचानक लाइट्स ऑफ कैसे हो सकती हैं। अभी तक भी वांग जी मिनी का हाथ नहीं पकड़ चुका था क्योंकि मिनी का हाथ अभी तक विंग के ही हाथ में था। विंग सबकी तरफ दिख तो उसे कुछ नहीं रहा था, पर उसे पता था कि नई फैमिली कहाँ बैठी हुई थी, तो वो उसी की तरफ देखते हुए हुसैन को थोड़ा लाउडली कहता है, हुसैन देखो क्या। इससे पहले कि विंग आगे कुछ कह पाता, प्रोजेक्टर पर एक सीसीटीवी फुटेज प्ले होने लगती है। जैसे ही उस डार्कनेस में कुछ रोशनी होती है, सबका ध्यान उस प्रोजेक्टर की तरफ चला जाता है। उस बड़ी सी स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज प्ले हो रही थी, जिस फुटेज पर लेफ्ट साइड पर नीचे डे साथ ही डेट मतलब तारीख वो भी लिखी हुई थी। सब वो डेट देखकर शॉक हो चुके थे क्योंकि उस पर वही डेट लिखी हुई थी जो 2 साल पहले की थी। और जैसे जैसे वो सीसीटीवी फुटेज आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे हर कोई शॉक हो चुका था, अपनी ही जगह खड़ा भी हो चुका था और शॉकिंगली उस फुटेज को देख रहा था क्योंकि उसमें मिनी जिसके कंधे पर विंग था, वो विंग को जो लगभग अनकॉन्शियस लग रहा था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, उसे अपना सपोर्ट देकर उस रूम में ला रही थी। वो विंग को अपने सपोर्ट से जैसे तैसे करके उस रूम में लेके जाती है और करीबन 2 मिनट के बाद ही मिनी फिर से वापस आई थी और कुछ देर बाद वो हुसैन को भी सेम कंडीशन में उस रूम में घसीटते हुए लेके आई थी। हुसैन भी बिल्कुल अनकॉन्शियस लग रहा था, जैसे उसने न जाने कितनी ड्रिंक कर ली थी। उन दोनों की भी हालत देखकर ये क्लियरली समझा जा सकता था कि विंग और हुसैन दोनों भी बिल्कुल होश में नहीं हैं। कुछ ही देर बाद वो सीसीटीवी फुटेज और भी आगे बढ़ती है और करीबन 1 घंटे बाद मिनी अकेली उस रूम से बाहर निकली थी और वही वो सीसीटीवी फुटेज स्टॉप हो चुकी थी। अब जाकर कहीं उस पूरे वेडिंग हॉल में लाइट्स फिर से ऑन हुई थी और हर किसी की नज़र सिर्फ मिनी पे थी। मिनी खुद ये सीसीटीवी फुटेज देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने जब इतनी कोशिश की थी इसे डिलीट करने की, तो इसे रिकवर करवाया किसने। साथ ही उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि सबकी नज़रें सिर्फ उसी पर थी और उसे अब सब चीज़ों को क्लियर करना होगा। यही सोचते हुए वो हद से ज़्यादा डर रही थी। वो डर रही थी जिस वजह से विंग के हाथों पर उसकी जो पकड़ थी वो कस रही थी। ऑब्वियसली विंग ही उसे लाया था, तो उसने मिनी का हाथ पकड़ के रखा था, तो उन्हीं हाथों पर जब विंग टाइटली ग्रिप फील करता है तब वो मिनी की तरफ देखता है जो स्वेट से पूरी कवर हो चुकी थी और हद से ज़्यादा डर रही थी, लगभग वो कांप रही थी। वांग जी एक नज़र मिनी की तरफ देखता है और बाद में वो विंग की तरफ अपनी दूसरी नज़र डालता है। विंग खुद मिनी की तरफ ही देख रहा था, पर विंग के फेस पर वांग जी जो एक्सप्रेशंस देखने चाहता था वो बिल्कुल नहीं थे। ये बात वांग जी बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर चुका था क्योंकि विंग के चेहरे पर तो शौक होना चाहिए था, पर विंग उसका फेस बिल्कुल काम लग रहा था। इनफैक्ट वो मिनी के लिए ज़्यादा वरीड नज़र आ रहा था। ये देखकर वांग जी शॉक हो चुका था। वो बस ये सोच रहा था कि विंग पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। इनफैक्ट उसे तो मिनी को डांटना चाहिए, पर विंग वो खुद इतना फ्री कैसे नज़र आ सकता है। वही बाकी सब ये देखकर शॉक हो चुके थे और सब अब मिनी की तरफ
क्वेश्चनिंग आई से देख रहे थे। मिनी जिसकी नजरें झुकी हुई थी। पूरा हॉल शांति में डूब चुका था और सब सस्पिशियसली मिनी की तरफ ही देख रहे थे। इससे पहले कि कोई और समझकर कुछ और मूव कर पाता, उससे पहले उस पूरे वेडिंग मेन्यू में क्लैपिंग की वॉइस गूंजने लगती है। जैसे ही सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है, तब सब देखते हैं कि वांग जी क्लैप कर रहा है और वो मिनी की तरफ देख रहा है। वांग जी अपने स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस में कहता है, 2 साल पहले की सच्चाई जो पूरी दुनिया से छुपी हुई थी। वैसे मुझे इसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। लैन हाउस की इस फुटेज को बहुत से कोशिशों के बाद छुपाने की अच्छी ट्राई की गई थी, पर शायद छुपाने वाला ये नहीं जानता था कि जिसके घर में वो ये सब कर रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है, और जिस दिन उस पर्सन ने ठान ली सच्चाई जानने की, वो जान के ही रहेगा। पिछले 3 दिनों से इस फुटेज को रिकवर करने में लगा हुआ था, क्योंकि इसे बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, पर फाइनली आज जाकर कहीं ये मेरे हाथ आई है और सबके सामने सच्चाई है। क्लियरली देखा जा सकता है कि हुसैन और विंग दोनों भी चलने की कंडीशन में तक नहीं है। उन दोनों ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है कि उनसे ठीक से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। तो बाकी चीज़ें करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई जानता है कि सेक्स करने में हद से ज़्यादा ताकत लगती है, और मुझे नहीं लगता इन दोनों में तब उतनी ताकत थी कि वो एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सके। इनफैक्ट सब क्लियरली देख सकते हैं कि मिनी 1 घंटे बाद रूम से बाहर आई है। टाइम सब देख सकते हैं, मैंने फास्ट फॉरवर्ड की थी इसीलिए, वरना सब टाइम गैप देख सकते हैं। साथ ही मैंने बीच की कुछ फुटेज को कट भी किया है ताकि ज़्यादा बोर ना हो, पर ये क्लियरली मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मिनी विंग और हुसैन के साथ 1 घंटे तक उस रूम में थी, और अगर मिनी ही वहाँ 1 घंटे तक थी तो हुसैन और विंग मिनी के सामने कुछ करे, इतने तो वो दोनों शेमलेस नहीं हैं। तो मिनी उन दोनों के रूम में 1 घंटे तक कर क्या रही थी, और अगर वो दोनों भी इतने ज़्यादा ड्रंक थे तो मिनी ने उसे और हुसैन को एक ही रूम में रखा ही क्यों, जबकि सब क्लियरली जानते हैं कि विंग ओमेगा है और नी हुसैन एक अल्फा। तो एक अल्फा और ओमेगा जो टोटली ड्रंक है, अपनी ठीक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, उन्हें एक साथ रखने का मतलब क्या? 1 घंटे तक उस रूम में मिनी कर क्या रही थी? ये बातें अब सबके सामने खुद मिनी एक्सप्लेन करेगी। चलो बोलो, क्या कर रही थी तुम उस दिन विंग और हुसैन के साथ उस रूम में? जैसे ही मिनी ने ये सवाल सुना था वो और भी ज़्यादा कांपने लगी थी। वही विंग वो वांग जी की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, वांग जी ये घर का मैटर था, तुम्हें अगर ये फुटेज मिल ही चुकी थी तो तुम कुछ देर पहले आकर हम सब से डिस्कस कर सकते थे, लेकिन सबके सामने, सारे गेस्ट के सामने ऐसे इंसल्ट करना, वो भी एक ओमेगा का, क्या ये सही है? जैसे ही ये बात विंग के मुंह से वांग जी सुनता है वो शॉक हो चुका था, पर वो ऑलरेडी विंग का नेचर जानता था, इसीलिए वो विंग की तरफ देखते हुए कोल्डली ही कहता है, 2 साल पहले तुम दोनों भी तो सबके सामने ही रूम में एक्सपोज हुए थे ना? तुम दोनों की कंडीशन तो देखने लायक भी नहीं थी, तब इसे शर्म नहीं आई तुम दोनों को वैसे दुनिया के सामने दिखाने में, तो आज मैं शर्म क्यों करूं इसका असली फेस पूरी दुनिया के सामने दिखाने में? तुम आज इसके भाई बनके इसके फेवर में बात कर रहे थे। उस दिन इसे अकल नहीं थी कि जब तुम्हें सब लोग हुसैन के साथ उस कंडीशन में देखेंगे तो तुम्हें लोग क्या बोलेंगे, किस नज़र से देखेंगे। इसने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, इसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने इतना बड़ा गेम प्लान किया और तुम आज भी इसे डांटने के अलावा मुझे ये सब सही गलत का ज्ञान दे रहे हो। क्या ये सही है विंग? मैं भी ओमेगास की रिस्पेक्ट करता हूँ,
मैंने आज तक किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया और ये बात तो खुद तुम जानते हो। मैं तो ओमेगास की तरफ नज़र उठा के तक नहीं देखता और तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी को देखा तक नहीं है। ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आज मेरे जैसा इंसान ये सब पूरी पब्लिक में कर रहा है तो इसका रीज़न कुछ तो स्ट्रांग होगा ना। इसने उस वक्त जो तुम्हारे साथ किया, आज मैं वही सब इसके साथ कर रहा हूँ। इनफैक्ट फिर भी इसकी कंडीशन बेटर है क्योंकि इसने फुल्ली क्लोथ पहन के रखे हैं, मैंने इसके क्लोथ्स नहीं उतारे। ये सुनते ही विंग गुस्सा हो चुका था पर उसके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। ऑब्वियसली वांगजी जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वांगजी वो बस एक गलती थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जिसमें मिनी का भी कोई हाथ नहीं है। सो जो भी हुआ उसे भूल जाओ और ये तुमसे प्यार करती है, इसे एक्सेप्ट कर लो। ये सुनते ही वांगजी की आईज शॉक से वाइडन हो चुकी थी और वो विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। इससे पहले कि वांगजी इस बात का कोई जवाब दे सकता, अचानक वहां एक स्ट्रॉन्ग स्लैप की वॉइस गूंज जाती है और सबका ध्यान तुरंत ही मिनी, विंग और कान से सरन पर जाता है। कान से सरन सीधा उठकर आई थी और उन्होंने मिनी को पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, पर इस बात को विंग ने नोटिस कर लिया था और उसने मिनी को पीछे खींचकर खुद आगे हो गया था। जो स्लैप कान से सरन मिनी को मारना चाहती थी वो विंग के फेस पर लग चुका था और विंग का फेस साइड में हो चुका था। ये देखते ही कान से सरन विंग की तरफ देखती है और उसे गुस्से से कहती है, तुम पीछे हट जाओ विंग और उसे सामने लाओ, बहुत हो चुका उसे प्रोटेक्ट करना। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और कान से सरन की तरफ देखते हुए कहता है, मिसेस वी आप ये गलत कर रही है, वो आपकी बेटी है, आपको सबके सामने उसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट आपको उसका साथ देना चाहिए। ये सुनते ही कान से सरन विंग की तरफ डिसबिलीव से देखते हुए कहती है, विंग इसकी वजह से 2 साल पहले वो सब कुछ हुआ, इसकी वजह से आज तुम मुझे मॉम नहीं बल्कि मिसेस वी कहते हो, इसकी वजह से हम अपने बच्चे को 2 साल तक गलत समझ रहे थे, इसकी वजह से ना चाहते हुए भी तुम्हारी शादी नी हुसैन से हो गई और तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। विंग ये सुनता है और कान से सरन की तरफ देखते हुए थोड़ा रूडली कहता है, इसकी कोई गलती नहीं है और ना ही मैं इसे किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम करता हूँ, बल्कि जो कुछ भी हुआ वो हम लोगों की ही गलती है। रही बात मेरी आपको मिसेस वे कहने की, तो उसके पीछे तो इसका हाथ बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे और मिस्टर वे से नाराज़ हूँ, वो मेरी पर्सनल नाराज़गी है जिसमें मिनी की कोई भी इंक्लूडमेंट नहीं है, इसीलिए आप इसे हर चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकती। रही बात हुसैन और मेरी शादी की, तो हम दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, हम दोनों अल्फा ओमेगा हैं, तो 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसे अब एक्सप्लेन करने की इसे ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हो तब वो एक बच्ची थी, हो गई गलती। अब 2 साल पिछली बातों को लेकर इसे अब ब्लेम करना गलत है, इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ भी हुआ बस वो हमारी डेस्टिनी थी, मैं उसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ और हुसैन के साथ आगे भी बढ़ चुका हूँ, तो बेटर होगा वांगजी भी मिनी को एक्सेप्ट कर ले और साथ ही उसके प्यार को भी। इतना बोलकर विंग वांगजी की तरफ देखता है। वही पूरा वेडिंग हॉल जितने भी गेस्ट है वो सब डिसबिलीव से विंग की तरफ देख रहे थे। मतलब इतना बड़ा सच जानने के बावजूद विंग पर कोई भी असर नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो अपने अडॉप्टेड सिस्टर की साइड ले रहा था, पर क्यों? ये बात अब वे चांद से भी सह नहीं पाते, वो भी खड़े हो जाते हैं और कान से सरन को अपने पीछे लेकर विंग से डायरेक्टली कहते हैं, विंग अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना सही है, पर गलत कामों में भी उसका साथ देना गलत है। वैसे भी भूलो मत कि वो तुम्हारी ब्लड रिलेटेड। इससे पहले कि वीचान से अगला वर्ड कह पाते, विंग बहुत स्ट्रांगली अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, वो मेरी सिस्टर है।
फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों में रिश्ता कैसा है, पर वो मेरी सिस्टर है, मेरी छोटी बहन, और उसके खिलाफ मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगा। रही बात इन सब चीज़ों की, तो इसका अब कोई भी फायदा नहीं है। 2 साल पहले इसने जो कुछ भी किया तो इससे इसी की गलती है, ये समझ के इस पर ही ब्लेम डालना गलत है। क्योंकि 2 साल पहले आप लोगों ने कौन सी मेरी बात सुनी थी? आप लोगों ने कहा मुझे कुछ एक्सप्लेन करने दिया था। अगर तब मेरी बात नहीं सुनी तो आज सिर्फ सारा ब्लेम इस पर डालना क्योंकि इसने ये सब कुछ ट्रैप किया, तो ये गलत है। उस वक्त इसने जो कुछ भी किया वो किया, पर आप भी कम गुनहगार नहीं हो। आज आपके सामने इसकी सच्चाई आ गई तो आप इसे ब्लेम कर रहे हो और खुद इसको सजा देकर सबके सामने महान बनना चाहते हो। यही काम आपको 2 साल पहले करना चाहिए था, आज नहीं। इतना बोलकर विंग वांगजी की तरफ पलटता है और उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, ये तुमने सही नहीं किया वांगजी। वांगजी स्टेज से नीचे आकर विंग के सामने खड़ा हो जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या? हाँ, क्या मैंने सही नहीं किया? ये सब सच लाकर मैंने सही नहीं किया? किस हक से मुझे ये बोल रहे हो? 2 साल पहले इसने तुम्हारी पूरी दुनिया के सामने इज्जत उछाली, इसने मजबूर किया तुम्हें शादी करने के लिए, मुझे मेरे ही प्यार से दूर किया, मुझे मेरे प्यार को किसी ऐसी हालत में दिखाने की कोशिश की जिससे मैं ऑलमोस्ट टूट चुका था। 2 साल से मैं लाश की जिंदगी जी रहा हूँ, तो अगर आज मैंने इसका सच्चा फेस सबके सामने रिवील किया तो वो मेरी गलती है? बताओ विंग, इसने एक ट्रैप सेटअप किया जिसमें इसने तुम्हें फंसाया, क्यों? चलो वो ट्रैप तुम्हारे लिए था तो मेरी क्या गलती थी विंग? मुझे किस बात की सजा मिली? 2 साल तक मैं तड़पता रहा, तरसता रहा, मेरी क्या गलती है? बताओ मुझे विंग। आज तुम अपनी सो कॉल्ड सिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर मेरा क्या? मेरे प्यार का क्या? मेरे इंतजार का क्या? मेरे दर्द का क्या? मेरी तकलीफ का क्या विंग? उसका हिसाब कौन क्लियर करेगा? मुझे इससे जवाब चाहिए और आज तुम मुझे नहीं रोक सकते। हटो उसके सामने से। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, जो कुछ भी हुआ वो 2 साल पहले की बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि जवाब की तुम्हें ज़रूरत है, और इसे पूरे हॉल में इंसल्ट करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें इससे शादी नहीं करनी वो अलग बात है, लेकिन मैं किसी को भी ये हक नहीं देता कि वो मेरी लिटिल सिस्टर को इंसल्ट करे। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.